प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 में एक नया पाठ 3 लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में अद्वितीयता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपके किताब में जो सबसे पहला हेडिंग दिया है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यानी तत्व की क्यों आवश्यकता पड़ी वर्गीकरण करने में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके किताब में दिया हुआ है सन 1800 में, यानी जब 31 तत्वों का खोज हुआ था सन 1800 में, तो उन 31 तत्वों का याद करना आसान काम था। हम आसानी से याद कर ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसी तरह से 65 साल बाद अर्थात 1865 में लगभग 63 तत्वों का खोज हो गया। अर्थात 1800 ईस्वी में 31 तत्व खोजे गए थे। 65 साल बाद 1865 में 63 तत्व खोजे जा चुके। अर्थात लगभग 65 साल बाद 2 गुना तत्व बढ़ गए। जब 1800 में ईस्वी में 31 तत्व थे, उन्हें याद करना आसान काम था। हम उसे आसानी से याद करते थे, याद कर ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए तत्व खोजे गए, नए नए खोज हुआ आते गए और बढ़ता गया। अर्थात 1865 में जब 63 तत्वों का खोज हो गया था, तो उस समय उनको याद करना मुश्किल होता गया। फिर भी और समय बीतता गया। अगर आज की बात करें तो आज के समय में 114 तत्वों का खोज हो चुका है। अभी कुछ खोज बाकी है, कुछ हो रहा है। अब जरा बताइए, आज हमारा 2020 चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे सन बढ़ता जाएगा, तत्वों का संख्या खोज होने की क्रम बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ता जाएगा। तो जब 31 तत्व याद करना था, यानी ये कम थे तो याद हो जा रहा था। जब 31 का दूना हुआ तो लगभग मुश्किल होता गया। आज हम 31 का कई गुना यहाँ खोज हो चुका है, उसके बारे में आसानी से याद करना दिक्कत हो गया। वैज्ञानिकों के सामने एक विषय हो गया, एक प्रश्न हो गया कि इतने सारे तत्वों के हैं और इनके यौगिक को देखा जाए तो लगभग अरबों यौगिक होंगे। यानी एक एक तत्वों के लगभग 100 या 100 से भी अधिक यौगिक होते हैं। तो जब 31 तत्व थे, माना जाए कि अगर एक तत्व का 10 यौगिक हैं तो 310 यौगिक बनेंगे। फिर भी माना जाए ठीक है, मनुष्य 310 तत्वों को याद कर लेगा, ये भी माना जाए। लेकिन जरा बताइए, जब 30 तत्व खोजे गए तो इनके अगर 10 का गुणा करेंगे तो 630 यौगिक को याद करना मुश्किल हो गया। इसको भी छोड़ दीजिए। आज के समय में हम 114 तत्वों के यौगिक के बारे में बताए तो आज हमारे पास 1140 यौगिक मिलेंगे। अगर वो भी कब, जब एक तत्व के 10 यौगिक मानते हैं तब, जबकि ये संभव नहीं है। ऐसे भी तत्व हैं, केवल कार्बन का उठाइए, कार्बन के लगभग एक तत्व कार्बन है, इसके अरबों खरबों यौगिक अकेले हैं केवल कार्बन के। जरा बताइए, केवल इस कार्बन के अरबों खरबों यौगिक है, तो इसके जैसे अन्य भी तत्व होते हैं जिनके नहीं अरबों तो कम से कम 100, 50, 200, 1 लाख भी यौगिक होंगे, तो उन्हें कैसे याद किया जाएगा। ये वैज्ञानिकों के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया था कि आखिर में कैसे हम इनको एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करें कि व्यक्ति बहुत कम समय में कम जानकारी से अधिक इनके बारे में जान सके। आगे देखेंगे हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन, यानी क्यों आवश्यकता पड़ी, हमने आपको बताया। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर एक क्लास है, यानी एक कक्षा है, एक कमरे में, यानी कक्षा 10 है, जो रूम है ये रूम नंबर 10 है। इसमें कक्षा 10 का जो कमरा है
इसे हम कक्ष संख्या लिख दें। कक्ष संख्या 10 है। इसमें 9 का भी लड़का बैठा है, 10 का भी बैठा है, 8 का भी बैठा है, 7 का बैठा है, 5 के भी बैठे हैं। जरा बताइए, अगर एक कोई अध्यापक है, उसको अगर 1 घंटे का समय मिल जाए तो क्या वह सबको एक व्यवस्थित क्रम में सबको भी पढ़ा सकेगा? जरा उम्मीद करिए। ठीक वैसे ही जैसे नए नए तत्व खोजते होते गए, आज एल्युमिनियम आया, कल सोडियम आया, फिर किसी दिन कॉपर आया, यानी ऐसे ऐसे तत्व बढ़ते गए। एक समय था केवल एल्युमिनियम के बारे में जानकारी करना था, जो आसान था, हम उसे याद कर ले रहे थे। सोडियम आया, सोडियम को भी हमने पढ़ लिया। कॉपर आया, कॉपर के बारे में पढ़ लिया। आज हम 114 और 115 तत्वों को कैसे याद करेंगे, इसके बारे में वैज्ञानिक विचार करने लगे कि आखिर में एक सिस्टम बनाया जाए, एक तरीका अपनाया जाए कि इनको व्यवस्थित क्रम में कर दिया जाए तो व्यक्ति बहुत कम समय में याद कर लेगा। ठीक वहीं पर जो यहाँ बताया जा रहा है, अगर एक व्यक्ति को बैठा दिया जाए कितने बच्चों को पढ़ाना है, व्यक्ति सबसे पहले व्यवस्थित करेगा कि 9 के कितने बच्चे हैं, 10 के कितने बच्चे हैं, 60 के कितने बच्चे हैं, 5 के कितने बच्चे हैं, और सबको एक एक कमरे में बैठा देगा तो शायद 1-1 घंटे सबको समय देगा तो वह व्यवस्थित क्रम में उसे पढ़ा देगा। यही ठीक चीज इसमें तमाम वैज्ञानिकों ने विचार किया। उसमें कई वैज्ञानिक आए। इन 115 तत्वों में 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए, शेष तत्व मानव निर्मित वस्तु है, मानव स्वयं इसे बना रहा है। इसमें सर्वप्रथम प्राउट आए थे क्लासिफिकेशन में, यानी वर्गीकरण करने में सर्वप्रथम योगदान प्राउट का था। उसके बाद दोबेराइनर का था। दोबेराइनर आए, दोबेराइनर के बाद से न्यूलैंड आए, न्यूलैंड के बाद से लोथर मेयर आए, लोथर मेयर आए। ये सब ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे। उसके बाद से मेंडेलीव आए। ये सब उन खोजे गए जितने भी तत्व थे उनको व्यवस्थित करने का अपना अपना तरीका दिया, अपना अपना तरीका अपनाया और हमको बताया। फिर भी इनके बनाए गए तरीकों में कुछ न कुछ कमियां रह गई। जैसे प्राउट ने कुछ बताए हुए कुछ कमियों को दोबेराइनर ने सिद्ध किया था, सही किया था। उसके बाद दोबेराइनर के बताए गए कुछ चीज़ों पे जाकर के फॉलो हुआ, उसके बाद ये फेल कर गया। न्यूलैंड में ने भी कुछ बताया था, उसी तरह से लोथर मेयर ने भी कुछ बताया था और मेंडेलीव ने भी अपना कुछ बताया था। व्यवस्थित इसलिए किया था कि अगर देखा गया जितने भी 115 जो तत्व थे या 63 या 65 जो तत्व थे उसमें 10 तत्व ऐसे थे, एलिमेंट ऐसे थे जो एक जैसे व्यवहार दिखाते थे। तो कहा गया चलिए जो इस जैसा व्यवहार दिखाएगा इसमें रखा जाएगा, जो बी जैसा व्यवहार दिखाएगा वह बी में रखा जाएगा, जो सी जैसा व्यवहार रखा देखेगा वह सी में रखा जाएगा। इस तरह से सभी तत्वों को व्यवस्थित करने में ये अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना बहुमूल्य योगदान दिया और उन्हीं के बताए हुए आज रास्ते पर हम तत्वों को बहुत कम समय में और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राउट के बारे में। प्राउट ने क्या बताया था? प्राउट ने बताया था कि कोई भी तत्व होगा उन तत्वों का जो परमाणु भार होगा वह परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणित के अनुपात में स्थित होंगे, यानी उसी के अनुपात में मिलकर के वह यौगिक बनाया होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, अगर सोडियम का परमाणु भार 23 है तो प्राउट ने बताया था कि सोडियम के परमाणु भार में 11 यानी ये हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यानी 23 हाइड्रोजन के परमाणु भार सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। अर्थात 23 हाइड्रोजन के
परमाणु भार अकेला एक हाइड्रोजन के परमाणु भार के बराबर होता है। अर्थात प्राउड ने बताया कि कोई भी तत्व होगा उसका जो परमाणु भार होगा उन सभी तत्वों का जो तुलना किया था हाइड्रोजन के परमाणु भार के तुलना किया था। अगर मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 है तो इसका मतलब है 24 हाइड्रोजन के परमाणु मिल करके मैग्नीशियम का एक परमाणु बनाया है। 27 एल्युमिनियम का परमाणु भार है तो इसका मतलब 27 हाइड्रोजन के मिल करके परमाणु एटम मिल करके एक एल्युमिनियम का परमाणु बनाए हैं, एक एल्युमिनियम के परमाणु भार के बराबर है। परंतु यह नियम भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, ज्यादा समय तक सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसे भी तत्व आ गए जैसे क्लोरीन आ गया, 35.5 आ गया। अब इस पे बहस होने लगा कि आखिर में बताइए क्लोरीन के परमाणु भार में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भार भाग लिए हैं। अब यहाँ पे दिक्कत होने लगा क्योंकि यह तो एक पूर्णांक में नहीं था, क्योंकि यह भिन्न में आ गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्लोरीन का परमाणु भार हाइड्रोजन के 35.5 परमाणु भार के बराबर होगा। अर्थात यह नियम फेल हो गया, क्योंकि सरल गुरु के अनुपात नहीं था, एक सरल संख्या में नहीं था। इसलिए प्राउड के नियम को विफल कर दिया गया। कब? जब किसी तत्व का परमाणु भार दशमलव में आ गया तब। इसलिए प्राउड की यह परिकल्पना भी फेल हो गया। उसके बाद दो बेराइनर आए। दो बेराइनर ने क्या बताया? दो बेराइनर ने अपना एक त्रिक सिद्धांत दिया। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।